students. Today we are going to discuss the topic Carnot engine, that is based on Carnot cycle, and at the end we will state Carnot theorem. Carnot engine is basically a heat engine. We can say that is an ideal heat engine. In 1840, Sadi Carnot described an ideal heat engine using isothermal and adiabatic process. It is a hypothetical engine that operates on reversible Carnot cycle. ये hypothetical है, actually ideal condition exist नहीं करती heat engines में, तो इसलिए ये hypothetical engine है और ये reversible cycle पे operate होता है, यानी कि जहाँ से system start होगा initial point पे ही आफ्टर डिफरेंट प्रोसेसेस वो इनिशियल पॉइंट पे ही वापस आ जाएगा. इसका प्रिंसिपल क्या है? कार्नेट इंजन वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ heat engine. It absorbs heat from hot reservoir, convert a part of it into work done and reject the remaining part of to cold reservoir. वर्किंग अब हम इसकी डिस्कस करेंगे. इसकी वर्किंग बेस करती है कार्नट साइकिल पे. जो हमने कहा है कि एक रिवर्सिबल साइकिल है कार्नट साइकिल. अ कार्नट साइकिल यूजिंग एन आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस इज शोन इन पीवी डायग्राम. इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स, जिसे हम नाम देते हैं. इन 4 स्टेप्स को हम कार्नट साइकिल का नाम देते हैं. कार्नट साइकिल के 4 स्टेप्स क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन. हमने कहा था हर रिवर्सिबल प्रोसेस में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं प्रोसेस, वही हम रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, तो फिर वो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल. फॉर एग्जांपल हियर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो रिवर्स डायरेक्शन में होनी चाहिए आइसोथर्मल कंप्रेशन. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो रिवर्स डायरेक्शन में होनी चाहिए एडियाबैटिक कंप्रेशन. So here in this PV diagram we see that there are 4 basic steps in which the Carnot cycle is based. So isothermal expansion is the first step. The gas is allowed to expand isothermally by absorbing heat. Isothermal expansion कैसे होगी कि अब जो heat absorb करेगा वो कंज्यूम हो जाएगी गैस कि एक्सपेंड होने में, और टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट रहेगा. The process is represented by the curve AB in the figure. ये ए बी पे हमने आइसोथर्म, जो आइसोथर्मल प्रोसेस को जो कर्व रिप्रेजेंट करता है उसे हम आइसोथर्म कहते हैं. ये ए बी आइसोथर्म हमने यहाँ पे शो कर दिया. सेकेंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने पढ़ा है एडियाबैटिक प्रोसेस में ना कोई हीट सिस्टम में एंटर होती है ना लीव होती है, तो यहाँ पे वर्क डन होता है ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. एज अ रिजल्ट इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. Then gas is allowed to expand adiabatically and its temperature decreases. Internal energy decrease होगी तो as a result temperature भी decrease हो जाएगा. The process is represented by BC in the curve. देखिए इनिशियल वॉल्यूम था V1, जब एक्सपेंड हुई गैस तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हो गया. इसी तरह BC कर्व जो एडियाबैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें देखिए वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ V2 से V3, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो गया है फर्दर यहाँ पे आ गया, क्योंकि प्रेशर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट है आइसोथर्मल कंप्रेशन. अब क्या है कि पहले हमने हीट सप्लाई की थी, कंप्रेशन में उतनी हीट सिस्टम से इजेक्ट आउट हो जाएगी. जब हीट निकल जाएगी तो फिर क्या होगा, ये कंप्रेस कर रहे हैं हम गैस को, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा V3 टू V4, और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. प्रेशर कम था, प्रेशर कंप्रेस करने से गैस का ज़्यादा हो जाएगा. इसके बाद 4th स्टेप में जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी तो फिर से गैस को हम कंप्रेस करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगा सिस्टम, और वॉल्यूम भी उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा जहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई थी. थर्ड पॉइंट है आइसोथर्मल कंप्रेशन. द गैस इज अलाउड टू कंप्रेस आइसोथर्मली by rejecting heat Q2 to cold reservoir. The process is represented by the curve CD in the figure. Adiabatic compression के then gas is allowed to compress adiabatically to restore its original state. The process is represented by the dA in the figure. Thermal and mechanical equilibrium is maintained so that each process is perfectly reversible. अब जिस पॉइंट से हम चले थे उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए.
अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन का। एज द सिस्टम कम्स बैक टू इनिशियल स्टेट, सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो डेल्टा यू विल बी जीरो। द टोटल वर्क डन इन अ साइकिल इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ ए बी सी डी ए ऑफ पीवी डायग्राम। यानी ये जो पीवी डायग्राम थी हमारे पास, ये आपको मैं दिखाती हूँ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के अंदर ये जो शेडिड एरिया है, ये जो येलो कलर से हमने शेडिड किया है, दिस एरिया ए ऑफ द कर्व ए बी सी डी ए विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय हीट इंजन। It can also be estimated from the total heat absorbed in a cycle। देखें जितनी हीट उसने absorb की है उसका कुछ पार्ट उसने वर्क डन में कन्वर्ट किया, बाकी रिमेनिंग हीट इजेक्ट आउट कर दी। तो इसका मतलब ये है Q1 माइनस Q2, अगर Q1 हीट हमने सप्लाई की, Q2 इसने इजेक्ट की, तो जो हीट इसने absorb की है सिस्टम ने, दैट विल बी इक्वल टू Q एंड इट विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। From first law of thermodynamics, Q is equal to Q is equal to delta U plus W। Q की जगह हम पुट करेंगे Q1 माइनस Q2। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है फार्मूला एफिशिएंसी का। आउटपुट अब हमें क्या मिल रही है, वर्क डन की फॉर्म में, और इनपुट हमने सप्लाई की थी हीट एनर्जी। तो आउटपुट आ गई हमारे पास वर्क डन यानी Q1 माइनस Q2, और इनपुट है हमारी हीट एनर्जी Q1। सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। एज हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी हमने सप्लाई की होगी उतना ही टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। सो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। और जब हमने परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी तो इसी रिलेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। The efficiency of Carnot engine depends on the temperature of hot and cold reservoir। देखिए एफिशिएंसी का फार्मूला किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन T2 एंड T1। और कब 100% एफिशिएंसी हो सकती है, अगर T1 T2 ओवर T1 ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाए। तो उसके लिए या तो ये है कि टेम्परेचर T1 इन्फिनिट हो, इन्फिनिट टेम्परेचर पे हम डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि T2 यानी कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन हो, फिर 1 बचेगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी 100% होगी। The efficiency of Carnot engine depends on the temperature of hot and cold reservoir। It does not depend on the nature of the working substance। आप किस प्रोसेस के थ्रू काम कर रहे हैं या क्या काम ले रहे हैं हीट इंजन से, ये उससे उस पर डिपेंड नहीं करता। The larger the temperature difference of two reservoirs, the greater is the efficiency। But it can never be 1 or 100% unless cold reservoir is at absolute zero temperature। Such reservoirs are not available। हमारे पास जो कोल्ड रिजर्वायर है वो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट यानी रूम टेम्परेचर मिनिमम हम लेते हैं 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आप उसे सेल्सियस में चेंज करेंगे तो वो अबाउट 300 केल्विन में चेंज करेंगे तो तकरीबन 300 केल्विन बनता है। तो 0 केल्विन अटेन करना रूम टेम्परेचर हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे रिजर्वायर्स अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। कार्नेट इंजन एस्टेब्लिशेज एन अपर लिमिट। नो हीट इंजन कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल एंड एनर्जी डिसिपेशन इज इनएविटेबल। ऐसा नहीं है कि हम एनर्जी डिसिपेशन को अवॉइड कर सकें। और सेकेंडली ये है कि जितने भी कार्नेट इंजन है, हीट इंजन है, उनकी एफिशिएंसी 100% से हमेशा, जितने भी हीट इंजन हैं उनकी एफिशिएंसी 100% से कम होती है। जो कार्नेट इंजन है ये हमें एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि इसकी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम, अगर किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी हो सकती है तो वो कहलाएगा कार्नेट इंजन, क्योंकि इससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी जितने भी हीट इंजन हैं उनके साइकिल रिवर्सिबल नहीं है। कार्नेट थ्योरम को हम यहाँ से स्टेट करेंगे अब। नो हीट इंजन इज मोर एफिशिएंट देन अ कार्नेट इंजन
ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर। अगर एक आप अदर हीट इंजन लें जिसका साइकिल रिवर्सिबल नहीं है और एक कार्नेट साइकिल लें, दोनों के हॉट और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर अगर सेम भी होगा फिर भी कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी क्योंकि वो रिवर्सिबल साइकिल पे ऑपरेट हो रहा है। नो हीट इंजन इज़ मोर एफिशिएंट देन अ कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर। या आप ये कह सकते हैं कि जितने भी कार्नेट इंजन अगर उनका हॉट और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर सेम है तो सारे कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी सेम होगी। All Carnot engine operating between the same two temperatures have the same efficiency irrespective of the nature of working substance। ये है कार्नेट थ्योरम। यानी कि कार्नेट इंजन जो हमने हाइपोथेटिकल इंजन बनाया है, इसे रिवर्सिबल साइकिल पे ऑपरेट हो रहा है, आइडियल इंजन बनाया है, उसकी एफिशिएंसी भी 100% नहीं है। मैक्सिमम एफिशिएंसी है लेकिन 100% नहीं है। तो जितने भी हीट इंजन हैं उनकी एफिशिएंसी 100% से कम होगी। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।